फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक संविधान की सीरीज है जिसमें हम आपके पूरे संविधान को डिटेल में यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आज हमारी ये संविधान की 6ठी क्लास होगी और आज के वीडियो में भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेंगे। दोनों टॉपिक से आपके लगातार क्वेश्चन बनते रहते हैं। सबसे पहले हम संविधान के जो 22 भाग हैं इनको यहाँ पर देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट भाग हैं उनमें क्या क्या बातें, कहां से किस आर्टिकल तक क्या बात कही गई है, उनको पहले हम कवर करेंगे। कई बार पूछ लेता है कि आपके यूनियन टेरिटरी से संबंधित भाग कौन सा है, भाषा से संबंधित कौन सा है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित भाग कौन सा है, आपात उपबंध का भाग बताइए, मौलिक अधिकारों का भाग बताइए, इस तरीके से। इसके बाद इसी वीडियो में नागरिकता से संबंधित आपके जितने फैक्ट हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं, वो सब हम यहीं पर कवर कर जाएंगे। चाहे आपके नागरिकता पाने के कितने तरीके हैं, गंवाने के कितने तरीके हैं, कब नागरिकता समाप्त होती है, एनआरआई कौन होते हैं, भारतीय मूल के कौन होते हैं, ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल नागरिकों को मिले हैं, उन सबको हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की 5 क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे संविधान के 22 भागों के बारे में। जैसे हमने पहले वीडियो में बात करी थी, हमारे संविधान में जो मूल संविधान था उसमें 395 आर्टिकल्स थे, उसमें आपकी 8 अनुसूचियां थी और आपके 22 भाग थे। तो अनुसूचियों को 8 + 4 12 अनुसूचियों को हमने लास्ट वीडियो में देखा। टोटल भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। इनमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आते हैं उनको देखेंगे। पहला भाग है आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित। इसका नाम, इसमें जो राज्य हैं उनके नाम, उनकी सीमाएं, उनके क्षेत्र, वो सब कहां आपको देखने को मिलेगा? भाग 1 में देखने को मिलेगा। भाग 1 आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक आपका फैला हुआ है। आर्टिकल 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, यानी इसका विस्तार कहां से कहां तक है, राज्यों का विस्तार कहां से कहां तक है, उनके नाम, वो सब बातें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, आर्टिकल 1 में। जो हाल ही में अभी चल रहा था चर्चा में कि नाम सरकार चेंज कर सकती है, तो नाम अगर चेंज करती तो उसके लिए इसी आर्टिकल में संशोधन होना था, क्योंकि देश का नाम कहां पर है? आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश और निर्माण के बारे में बताया गया है, यानी अगर कोई नए राज्य का प्रवेश होता है, भारत किसी भूमि पर अधिकार कर लेता है, उसको भारत में शामिल कर लेता है, या नए राज्य का निर्माण किया जाता है, वो आर्टिकल 2 में होगा, इसकी मदद से होगा। आर्टिकल 3 है राज्य की सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन। देश के अंदर ही अगर भारत कुछ राज्यों की सीमा में परिवर्तन करके नए राज्य बनाता है, उनके नाम चेंज करता है, क्षेत्र चेंज करता है, वो आर्टिकल 3 के माध्यम से होगा। ठीक है, तो पहला वाला भाग जो है संविधान का किससे संबंधित है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। इस पूरे भाग के ऊपर संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में डिटेल्ड वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड है, आप वहां से उसको देख सकते हैं, कौन सा आर्टिकल किस चीज के लिए है और कैसे भारत के पूरे 28 राज्य बने और कैसे भारत में केंद्र शासित प्रदेश बने। अगला है नागरिकता। भाग 2 आपके नागरिकता से संबंधित है। सीधा क्वेश्चन आता है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? आप कहेंगे भाग 2। अनुच्छेद भी पूछता है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आपके नागरिकता से संबंधित हैं। अभी नागरिकता वाला पूरा टॉपिक आगे हम डिटेल में देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल किस चीज के लिए है। तो भाग आपने याद करना है, नागरिकता का भाग कौन सा है? भाग 2। इसके बाद आता है भाग 3, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। पूछा जाता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में संविधान के कौन से पार्ट यानी भाग में बताया गया है? तो पार्ट 3 भाग 3 में बताया गया है। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आपके दिए गए हैं। ठीक है, जैसा मैं आपको कहता हूं, इस सीरीज में आपको अलग अलग सोर्सेस के नोट्स बिल्कुल टू द पॉइंट देखने को मिलते हैं, जिससे आपको इनको समझने में आसानी हो और आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो अभी सिर्फ आपने इनके भाग को याद करना है, इनमें क्या बात कही गई है उसे याद करना है और इनका विस्तार कहां से किस आर्टिकल तक है उसको देखना है। भाग 3 के बाद आता है भाग 4। भाग 4 नीति निदेशक तत्व, जो डीपीएसपी होते हैं आपके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका पूरा नाम है। ये आपके भाग 4 में दिए गए हैं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, इसके बाद इसी भाग 4 का एक सब पार्ट है, भाग 4 का इसका सब पार्ट है, इसी के साथ है। इसमें आपके मूल कर्तव्य दिए गए हैं।
मूल कर्तव्य और डीपीएसपी दोनों भाग 4 में है। जब आपसे पेपर में पूछा जाता है, मान लीजिए आपसे पूछा मूल कर्तव्यों के बारे में बताइए, ऑप्शंस में आपको भाग 4 भी देगा और 4 क भी देखा, आपने क वाले को टिक करना है, ठीक है। जल्दबाजी में भाग 4 पे आपने नहीं करना है। भाग 4 डीपीएसपी से संबंधित है 36 से 51 तक। भाग 4 क जो पार्ट है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है आर्टिकल 51 का, एक ही आर्टिकल है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित 51 का पार्ट, ठीक है। इसके बाद आता है आपका भाग 5। जो संविधान का भाग 5 है वो संघ से संबंधित है, यानी जो केंद्रीय सरकार है, संघीय कार्य प्रणाली है, हमारी संघीय व्यवस्था है, उससे संबंधित है। इसमें आपके आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक संघ से संबंधित हैं, ठीक है। अब इसका, क्योंकि ये काफी सारे आर्टिकल्स हैं, तो इनका भी ब्रेकअप देख लीजिए। संघीय कार्यपालिका, जिसमें आपके राष्ट्रपति आ जाते हैं, उपराष्ट्रपति आ जाते हैं, मंत्रिपरिषद आ जाती है, प्रधानमंत्री आ जाते हैं, तो संघीय कार्यपालिका किसमें है? आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक है, इसी के अंतर्गत है, ठीक है, ये सारे के सारे। संसद की बात करें तो संसद के प्रावधान आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक आते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां ये आर्टिकल 123 में दिए गए हैं, यानी राष्ट्रपति की कानून बनाने की शक्ति। और राष्ट्रपति कानून कैसे बनाता है? अध्यादेश जारी करके। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में दी गई है। संघ की न्यायपालिका यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, किसमें बताया गया है? 124 से 147 तक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके बारे में 148 से लेकर 151 में बताया गया है। तो संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्था के बारे में यहां से 52 से लेकर 151 तक है। फिर हमने इसके अंतर्गत देखा कि कार्यपालिका का कौन सा है, संसद का कौन है, न्यायपालिका का कौन है, इस तरीके से, ठीक है। इस संविधान की सीरीज में अभी आगे हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है इनके नोट्स की। अभी हम संविधान के भाग देख रहे हैं और एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि किन से किन आर्टिकल तक आपकी किसके बारे में बात की गई है। इसके बाद आता है भाग 6। भाग 6 आपके अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक दिया गया है, ठीक है। ये राज्यों से संबंधित है। जैसे भाग 5 संघीय व्यवस्था से संबंधित था, ये राज्य व्यवस्था से संबंधित है। इसमें 152 से 237 तक हैं। तो किस आर्टिकल में क्या बात है उनको देखिए। राज्य कार्यपालिका, इसके बारे में 153 से 167 के बीच में बताया गया है आर्टिकल्स। राज्य का विधानमंडल, जिसमें विधानमंडल में आपके विधान परिषद, विधानसभा सब आते हैं, 168 से 212। राज्यपाल की विधायी शक्तियां, वही राज्यपाल किसके तहत आपका कानून बना सकता है? ऑर्डिनेंस के जरिए राज्यपाल भी आदेश जारी करता है, वो है 213। राज्यों के हाई कोर्ट्स के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने देखा कहां से कहां तक आर्टिकल्स थे आपके, 124 से 147। राज्यों के हाई कोर्ट्स के बारे में 214 से लेकर 232 तक बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय, जो इनके अधीन न्यायालय होते हैं, इनके बारे में 233 से 237 के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये इसका ब्रेकअप जो आपने देखना है, ठीक है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट भाग है वो है भाग 8। भाग 7 नहीं पूछा जाता है। राज्यों से संबंधित जो पहली अनुसूची है उसके बारे में उसमें बताया गया था, उसको अब निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 में एक ही आर्टिकल था 238, इसको अब निरस्त कर दिया गया है। इस चीज को बस आपने नोट कर लेना है, ठीक है। अगला है भाग 8। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया है। इनके बारे में ये वाला भाग बहुत बार पेपर में आता है कि संविधान के किस भाग में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके बारे में बताया गया है और किन आर्टिकल्स में है। तो 239 से लेकर 242 तक यूनियन टेरिटरी के बारे में है। भाग 8 में इनके बारे में बात की गई है। भाग 9 की बात करें तो ये पंचायतों से संबंधित है। आर्टिकल 243 क से लेकर 243 अणा तक ये आपके पंचायती राज से संबंधित है भाग 9 क के अंदर, ठीक है। भाग 9 के 2 पार्ट्स हैं आपके, एक 9 क है और एक 9 ख है, ठीक है। इसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि ये इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो क से अणा तक पंचायत है। नगर पालिका 9 क में आती है। 243 त से लेकर 243 य छ तक ये आपका नगर पालिकाओं के बारे में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है भाग 9 ख।
इसमें सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है और ये 243 य के ज पार्ट से लेकर 243 के य के न पार्ट तक आपका दिया गया है, यानी ZH से लेकर ZT तक आपका दिया गया है। तो कौन सी चीज कहां से कहां तक विस्तारित है? जब हम पंचायतों के बारे में, नगरपालिका के बारे में बात करेंगे तब हम इन आर्टिकल्स को डिटेल में देखेंगे। 243 क क्या कहता है, ख क्या कहता है, अणा क्या कहता है, त क्या कहता है, इस प्रकार। अभी सिर्फ हम ओवरव्यू देख रहे हैं और भाग को याद कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको कहा। तो पंचायतों के बारे में कहां पर प्रावधान है? भाग 9 में, इस आर्टिकल से इस आर्टिकल तक। नगरपालिकाओं के बारे में 9 क में है और सहकारी समितियों के बारे में 9 ख में है। इसके बाद आता है भाग 10, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में भाग 10 में बताया गया है। अनुच्छेद 244 से लेकर 244 क तक आपका इनसे संबंधित है, ठीक है। इसके बाद भाग 11 आता है, संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित भाग कौन सा है संविधान का? वो है भाग 11। 245 से लेकर 263 तक केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा हुआ है। इसमें भी 2 पार्ट हैं, एक है विधायी संबंध और एक है आपका प्रशासनिक संबंध। विधायी संबंध इन दोनों के बीच 245 से 255 तक है और प्रशासनिक संबंध आपके 256 से लेकर 263 तक है। तो कई बार क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन आता है केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध इनमें से किन आर्टिकल्स में है? तो विधायी संबंध इस आर्टिकल्स रेंज में है और प्रशासनिक संबंध आपके यहां पर है, ठीक है। भाग कौन सा है? भाग 11, जिसमें केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में बात करी गई है। इसके बाद आता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 14। इनमें जो सेवाएं हैं, जो आपके IAS होते हैं, IPS होते हैं, स्टेट की जो सर्विसेज होती हैं, उनके बारे में कहां पर बताया गया है? भाग 14 में बताया गया है। 308 से लेकर 323 तक आपका भाग 14 है, जिसमें राज्यों और केंद्र के अधीन जो सेवाएं हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। जो लोक सेवा आयोग है वो इसी के अंतर्गत आता है, इसी भाग में आता है। 315 से लेकर 323 तक आपका लोक सेवा आयोग है इसी भाग में। इसके बाद है आपका भाग 15। भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो किस भाग में बताया गया है उसके बारे में भाग 15 में। आर्टिकल्स की बात करें 324 से लेकर 329 क तक आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन बनता है निर्वाचन आयोग कौन से भाग में है, कौन से आर्टिकल्स में है, ठीक है। इसके बाद भाग 16 आता है। इसमें कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं। जो आरक्षण की व्यवस्था है अलग अलग वर्गों के लिए, वो सब आपके इसी के अंतर्गत आता है, 330 से लेकर 342 का तक, ठीक है। इसके बाद भाग 17 आता है, जिसमें राजभाषा से संबंधित है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक ये राजभाषा से संबंधित है। भाग 17 क्वेश्चन आएगा राजभाषा किस भाग में है? 17 में है। फिर आता है भाग 18। इसमें आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में। तो इमरजेंसी से संबंधित प्रावधान कौन से भाग में है? 18 में, आर्टिकल 352 से 360 तक। इसके बाद जो अंतिम आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भाग 20 है। इसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है और इसके अंदर एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368। तो संशोधन से जुड़ा हुआ भाग 20 और आर्टिकल 368, इसको आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा 21 वाला भाग आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 22 वाला भाग भी आपसे लगभग नहीं पूछा जाता है। जो भाग 22 है, क्योंकि संविधान का अंतिम भाग है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें संक्षिप्त नाम दिए गए हैं, सारी चीजों के जो संविधान में वर्णित हैं उनके संक्षिप्त नाम वो आपको भाग 22 में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये संविधान के इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। और हमने एक से लेकर जो आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उनको भी देखा कि कहां से लेकर कहां तक आपके किस आर्टिकल तक कौन सी बात यहां पर कही गई है। तो संविधान के इंपॉर्टेंट भाग हमने यहां पर देखे। अब हम बात करेंगे हमारे आज के सेकंड टॉपिक नागरिकता के बारे में। नागरिकता, सिटीजनशिप को लेकर जो जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यानी भारत के अंदर जो जो लोग रहते हैं उनमें से कौन कौन भारत के नागरिक होंगे, कौन नागरिक नहीं होंगे, ये सारे प्रावधान कहां पर किए गए हैं? भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक किए गए हैं, ठीक है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसका मतलब यह है
पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता होगी। अमेरिका जैसा नहीं होगा कि आपको स्टेट की नागरिकता अलग लेनी पड़े और फेडरेशन की नागरिकता अलग लेनी पड़े, संघ की नागरिकता अलग लेनी पड़े। भारत में एक ही नागरिकता है, एकल नागरिकता है, केवल भारत की नागरिकता। आपको राज्यों की नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये वाला भी बहुत बार पेपर में आता है। नागरिकता से संबंधित आर्टिकल्स, अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। अभी हमने ओवरव्यू देखा ना कि 5 से 11 तक नागरिकता है। इन आर्टिकल में कहा क्या गया है, क्योंकि अब एग्जाम में आर्टिकल नागरिकता के पूछे जाने लगे हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में संविधान के लागू होने के समय नागरिकता किस किस को दी गई, किस किस को नहीं दी गई, वो आर्टिकल 5 में बताया गया है। इसके अंदर भी काफी डिटेल है कि उस समय जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 तक, जो उस समय तक भारत के क्षेत्र में जन्मे हों, भारत में उनके माता पिता जन्मे हों, उन सभी को नागरिकता दी गई। उतना डिटेल में नहीं जाता, सिर्फ आएगा संविधान के लागू होने के समय नागरिकता संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 5 में है। फिर आता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 किनकी नागरिकता के बारे में बताता है। ये जो सारे आर्टिकल है ये नागरिकता से संबंधित हैं। तो आर्टिकल 5 उन लोगों की नागरिकता के बारे में बता रहा है, या उस समय के किन किन लोगों को नागरिकता मिली, किन को नहीं मिली जब संविधान लागू हुआ। ठीक है, क्या क्राइटेरिया, क्या अधिकार थे उस समय नागरिकता के। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार, यानी पाकिस्तान से जो लोग भारत आते हैं उनके नागरिकता के क्या क्या अधिकार हैं, उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, वो आर्टिकल 6 में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 7 कहता है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी ऐसे लोग जो पाकिस्तान को चले गए हैं, पाकिस्तान में चले गए हैं, उनकी नागरिकता को लेकर क्या क्या प्रावधान है, कैसे उनकी नागरिकता बचेगी या कैसे उनकी जाएगी, वो सब आर्टिकल 7 में बताया गया है। यानी पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता संबंधी प्रावधान, उनके लिए क्या नियम होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, वो सब आपके आर्टिकल 6 में है। और पाकिस्तान जाने वालों के लिए प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 7 में है। ठीक है, आर्टिकल जो 8 है ये भारतीय मूल के वैसे लोगों की नागरिकता अधिकार जो भारत से बाहर निवास कर रहे हैं, यानी भारतीय मूल के हैं, भारत के नागरिक, लेकिन भारत से बाहर निवास कर रहे हैं, तो इंडियन नागरिकता के लिए उनके लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या प्रावधान है, वो भाग 8 में बताया गया है। भाग 9 विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, यह भाग 9 में बताया गया है। हमने कई बार पढ़ा है, हमने एमसीक्यू में भी कई बार देखा है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेते हैं, तत्काल आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। तो वो चीज कहां से लागू होती है, आर्टिकल 9 उस चीज को लागू करता है कि जैसे ही आपने नागरिकता ली, आपकी नागरिकता गई। ठीक है, इंडियन नागरिकता आपकी जाएगी। तो ये चीज किसमें है, आर्टिकल 9 में पूछा जा सकता है। अभी तक कैसा था, अभी तक आप केवल ऊपर ऊपर से पढ़ते थे कि नागरिकता में आपके 5 से 11 तक आर्टिकल्स हैं, लेकिन कुछ पेपर्स में पूछे गए हैं कि पाकिस्तान से भारत आने वालों के नागरिकता संबंधी अधिकार किसमें दिए गए हैं, भारत से पाकिस्तान जाने वालों के किसमें है, इस तरीके से। अगला है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, यानी नागरिक के अधिकारों का बना रहना, यानी जो भारत का नागरिक एक बार बन गया, उनके अधिकार लगातार बने रहेंगे जब तक संसद उसके लिए कोई कानून नहीं बना देती, वो तब तक भारत का नागरिक रहेगा और उसके सारे अधिकार बने रहेंगे। ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि नागरिकों के अधिकार में निरंतरता किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 10 में कहा गया है। और आर्टिकल 11 कहता है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिक अधिकारों का नियमन कर सकती है, यानी संसद नागरिकता के लिए कानून बना सकती है। तो संसद को यह पावर कि आप कानून बना सकते हो नागरिकता के लिए, कौन देता है, आर्टिकल 11 देता है। तो ये आपके आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हैं जो आपसे पेपर में आने लगे हैं। हमने उनको सिंपल भाषा में यहां पर कवर किया। भारतीय नागरिकता अधिनियम, अब क्योंकि संसद को अधिकार है, तो संसद को अधिकार है तो संसद ने अधिनियम बनाया। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो था सबसे पहले जो बना, भारतीय नागरिकता अधिनियम, ये आया था 1955 में। इसके बाद कई बार इसमें संशोधन किया गया, अभी तक इसमें 6 बार संशोधन किया जा चुका है। सबसे पहले 1992 में किया गया, फिर 2003 में किया गया, 2005 में किया गया, 2015 में किया गया और लेटेस्ट 2019 में सीएए के समय में किया गया। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम पहली बार आया था 1955 में, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें हमारे नागरिकता पाने की शर्तें या तरीके बताए गए हैं।
एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि आप कितने तरीकों से नागरिकता पा सकते हैं। कौन कौन से तरीके थे वो नहीं पूछा गया था, सिर्फ था कितने तरीके हैं। एक चीज याद कर लेना, नागरिकता पाने के 5 तरीके हैं और नागरिकता गंवाने के 3 तरीके हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको ऑप्शन दे देगा 4 और कहता है इनमें से किस तरीके से नागरिकता अर्जित की जा सकती है या नहीं की जा सकती। इस तरीके से देखिए, नागरिकता पाने के 5 शर्तें हैं, 5 तरीके हैं। पहला, जन्म से, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद जब संविधान हमारा लागू हुआ, उसके बाद जो भी देश में पैदा हुआ वो भारत का नागरिक है, तो आप जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वंशानुगत से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देशीयकरण के द्वारा आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और क्षेत्र सम्मिलित होने पर आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये 5 तरीके हैं। इनके अंदर ज्यादा डिटेल में एग्जामिनर नहीं जाता कि इसके अंदर क्या होता है, लेकिन एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूं ताकि आपको चीजें याद करने में आसानी हो। जन्म से तो आप सीधा आइडिया लगा लेंगे कि जिसका जन्म भारत में हुआ है वो सीधा आपका इंडियन नागरिक हो जाता है, ठीक है, 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है। उसके बाद 2003 में कुछ चेंजेस किए गए थे और तब यह कहा गया था कि उसके बाद 2003 के बाद वही भारत का नागरिक होगा जिसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ तब क्या था, जो इंडिया में पैदा हुआ इंडियन सिटीजन है, ठीक है। तो जन्म से नागरिकता जो इंडिया में पैदा हुआ, बेसिक आइडिया ये। वंशानुगत में क्या है आपका, वंशानुगत में आपका वही है, संविधान लागू होने के समय से लेकर 1992 तक जब पहला संशोधन किया गया था इस अधिनियम में, कोई व्यक्ति अगर देश के बाहर पैदा होता है और अगर उसके पिता भारतीय हैं तो वो भारत का नागरिक होगा। वंशानुगत है ना, माता पिता की साइड से। और 1992 के बाद ये प्रावधान कर दिया गया कि अगर वो देश के बाहर होता है पैदा और उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो भी उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो पहले क्या था, सिर्फ पिता भारतीय हो, बाद में कर दिया दोनों में से कोई भी भारतीय हो, तो वो है वंशानुगत, ठीक है। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन तभी कर सकते हैं जब आप 7 वर्षों तक भारत में रहे हो, ठीक है। तो पंजीकरण द्वारा भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है देशीयकरण के द्वारा, कि लंबे समय तक निवास के आधार पे आप भारत में रहें और ऐसे जैसे आपके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता थी, आप उसे त्याग कर लगातार भारत में बस रहे हैं, तो भी आप देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आपको जो 8वीं अनुसूची है उनमें से कोई भी भाषा अच्छे से आपको आती है तो भी आप इंडिया के नागरिक इसके तहत, देशीयकरण के तहत बन सकते हैं। इसके तहत एक विशेष उपबंध भी किया गया है, एक विशेष पॉइंट इसमें जोड़ा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करता है और भारत का नागरिक बनना चाहता है तो आप उसको बिना किसी शर्त के नागरिकता दे सकते हैं, वो भी देशीयकरण के अंदर आती है। और अगला है क्षेत्र सम्मिलित होने पर, जैसा नाम से है कि अगर भारत किसी दूसरे क्षेत्र पर अधिकार कर ले तो उन सब को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। तो कौन कौन से 5 तरीके हैं, बस ये पूछा जाता है, डिटेल आपसे ज्यादा नहीं आती। जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र सम्मिलित होने पर कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे नागरिकता जा सकती है, कितने तरीके हैं, तो ये हैं आपके 3 तरीके। 3 शर्तें हैं नागरिकता जाने के, 3 तरीके हैं। पहला है नागरिकता का परित्याग, यानी नागरिकता वो खुद ही छोड़ दे। जो कोई व्यक्ति है वो अपनी नागरिकता अपनी इच्छा से छोड़ दे तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। दूसरा है बर्खास्तगी, बर्खास्त कर देना, यानी अगर किसी और ने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो उसकी नागरिकता अपने आप बर्खास्त हो जाती है, स्वतः ही समाप्त हो जाती है, जैसा मैंने आपको कहा। और तीसरा है वंचित किए जाने पर, यानी आपने अप्लाई किया था, आप चाहते हैं नागरिकता लेना, लेकिन आपने कुछ गलत तरीकों का इस्तेमाल किया, डॉक्यूमेंट आपने फर्जी लगा दिए, भारत के संविधान का आपने अनादर कर दिया, भारत के प्रति आपकी जो निष्ठा है वो आपकी सही नहीं है, इस प्रकार से तो आपको नागरिकता दी ही नहीं जाएगी, तो वो है वंचित किया जाना। तो 3 शर्तें, 3 तरीके हैं नागरिकता जाने के और 5 तरीके हैं नागरिकता आने के, ठीक है। एक पॉइंट याद करना, जो व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है उसकी नागरिकता भी खत्म हो जाती है, भारत की नागरिकता। हालांकि इसमें कुछ अपवाद है, मान लीजिए अगर आप भारत सरकार के किसी मंत्रालय से, किसी विभाग से जुड़े हैं, विदेश विभाग से जुड़े हैं, तो आपको विदेशों में ही रहना पड़ेगा। उनका केस अलग है क्योंकि वो भारत सरकार की तरफ से वहां पर है, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी नागरिकता नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप किसी शिक्षण संस्थान में नहीं पढ़ रहे, भारत सरकार के किसी विभाग से नहीं है और आप विदेशों में रह रहे हैं 7 वर्षों तक लगातार, आपकी नागरिकता चली जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता चली जाती है, तो वो है आपका 7 वर्ष, ठीक है। अब कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं,
जो भारत के नागरिक होते हैं उन्हीं को प्राप्त है। क्वेश्चन आता है ना कि इनमें से कौन सा अधिकार विदेशियों को भी है, केवल भारतीयों को है, इस तरीके से। तो हम सिर्फ उनको देखेंगे जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावा आप जो भी आपसे एग्जाम में आएगा आप सीधा टिक करेंगे वो दोनों को प्राप्त है। ठीक है, केवल भारतीयों को प्राप्त है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 और 30। इन 5 आर्टिकल्स को याद कर लीजिए। ठीक है, अब किस आर्टिकल में क्या कहा गया है, मौलिक अधिकार हैं ये सबके सब। मौलिक अधिकार के वीडियो में डिटेल में हमने देखा था, एक ओवरव्यू देख लेते हैं। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ, ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये भी सिर्फ भारतीयों के लिए है। आर्टिकल 19 जिसके तहत 6 तरह की स्वतंत्रता है। 19A में बोलने की स्वतंत्रता, B में सभा करने की स्वतंत्रता, C में संघ बनाने के लिए, D में कहीं भी जाने के लिए, E में कहीं भी निवास करने के लिए और G में कोई भी व्यापार जीविका चलाने के लिए। तो ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं ये भी सिर्फ इंडियंस को प्राप्त हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, इसके बाद 29 और 30 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी सिर्फ इंडियंस को प्राप्त है। और आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के संदर्भ में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने शिक्षण संस्थान, अपना प्रशासन वो चला सकते हैं। प्रशासन का मतलब यहाँ पर यह है उन शिक्षण संस्थानों का प्रशासन, और सरकार उसमें कोई उनके साथ भेदभाव नहीं करेगी, वो कहता है आर्टिकल 30। ये भी सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो केवल नागरिकों को है, तो सिर्फ इन 5 आर्टिकल्स को याद कर लीजिए, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद आते हैं NRI और PIO, नॉन रेजिडेंट इंडियंस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति और अनिवासी भारतीय। ये कौन होते हैं? NRI की बात करें, ये भारत के नागरिक होते हैं, भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, लेकिन नौकरी या व्यवसाय, व्यापार के लिए भारत से बाहर रहते हैं। तो जिनके पास भारत का पासपोर्ट है और भारत के बाहर रहते हैं वो NRI कहलाते हैं। दूसरे हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, आपने कई बार देखा होगा कि भारतीय मूल के हैं, वो कौन होते हैं? वह व्यक्ति जिनके पूर्वज या वो खुद भारत का नागरिक रहा हो लेकिन वर्तमान में किसी अन्य देश का नागरिक हो और वहां का पासपोर्ट, यानी इंडियन पासपोर्ट नहीं है उसके पास, लेकिन कभी वो था या उसके पूर्वज थे, वो भारतीय मूल का कहा जाता है। ये दोनों हैं, कई बार पूछ लेता है NRI कौन होते हैं और भारतीय मूल के व्यक्ति कौन होते हैं। तो इन दोनों की भी डेफिनेशन यहीं पर आपने याद कर लेनी है। ठीक है, तो ये नागरिकता संबंधी अधिकार जो हमने यहाँ पर आपके देखे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने संविधान के सभी भागों के बारे में जो इंपॉर्टेंट है उनको कवर किया और फिर नागरिकता से संबंधित बेसिक से लेकर एडवांस, ताकि आपको दोबारा से टॉपिक